नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपको एक आंकड़ा देता हूं। भिवंडी वेस्ट सीट से ये वारिस पठान चुनाव लड़ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। वहां से भारतीय जनता पार्टी के महेश प्रभाकर जीते हैं 31,293 मतों के अंतर से। और दूसरे स्थान पर रहे हैं समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी। तीसरे स्थान पर रहे हैं इंडिपेंडेंट विलास रघुनाथ पाटिल। चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं दयानंद मोतीराम चौरंगे। इनको करीब 21,980 वोट मिले हैं। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के संयुक्त प्रत्याशी को चौथे स्थान पर रहने के बाद 21,980 वोट मिले हैं। और आप पूछेंगे कि वारिस पठान पांचवें नंबर पर रहे हैं और इनको 15,800 वोट मिले हैं, यानी जमानत जब्त हो गई। वारिस पठान को आप टेलीविजन चैनलों पर तो देखते ही होंगे और लगभग सभी टेलीविजन चैनलों पर वो आकर के एरोगेंसी फैलाते हैं, समाज में तनाव पैदा करते हैं, फिरका पराना बातें करते हैं। और इनका चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हो, वारिस पठान हो, ये सब मीडिया के प्रिय हैं, प्रिय पात्र। इनको मीडिया जरूर बुलाता है और बुला करके बैठाता है। इनके इंटरव्यूज किए जाते हैं, 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के, एक-एक घंटे के इंटरव्यूज इनके किए जाते हैं। स्पेशल रूप से इनको तमाम मुद्दों पर बुला करके बैठाया जाता है, स्टूडियो में भी और इनके घरों से भी इनको जोड़ा जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जमीन पर क्या है? 2019 में इनकी केवल 2 लोकसभा सीटें आई थी। एक संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, और दूसरी इनकी हैदराबाद वाली सीट। पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों में से जिनके पास केवल 2 सीटें हैं, उनको मीडिया कितना स्पेस देता है और किस जो जमीन पर जीरो हैं उनको किस तरीके से ये भारतीय मीडिया हीरो बना करके घूमता है, इसका निकृष्टतम और उत्कृष्टतम उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई और ये वारिस पठान है, जिसकी जमानत जब्त हुई है भिवंडी वेस्ट में और जो 5वें नंबर पर रहा है। कुछ और चेहरों के नाम लेता हूं मैं आपके सामने, जो जमीन पर जीरो हैं लेकिन मीडिया के लिए हीरो हैं। इनमें एक हैं राकेश टिकैत। वो जो 13 महीने का आंदोलन चला था दिल्ली में, उस समय कौन सा मीडिया हाउस था जो राकेश टिकैत के पीछे माइक लेकर के नहीं दौड़ता था? उनके रिपोर्टर, उनकी महिला रिपोर्टर्स, स्टूडियो में बैठे हुए उनके टॉप तथाकथित सुपर स्टार एंकर, यहां तक के कई मीडिया हाउसेस के संपादक स्टूडियो से बैठ करके राकेश टिकैत से बात करते थे। और राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी दोनों में उस समय होड़ लगी हुई थी। और एक और तीसरा चेहरा था जो चबा चबा करके बोलने का आदी है, आदतन लाचार है, योगेंद्र यादव। इन तीनों में ही होड़ थी कि मीडिया का अधिकांश टाइम जो है कौन खाए। और वो जमीन पर ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं।
योगेंद्र यादव 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं गुरुग्राम सीट से, और क्या हालत हुई थी जरा सर्च करके देखिए। अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें लड़े थे कुरुक्षेत्र जिले की एक सीट से। 1170 वोट मिले, 1170 या 1177। मैं 7 वोट भी इनकी क्यों कम करूं। और राकेश टिकैत ये 2 चुनाव लड़ चुके हैं। एक खतौली, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी। और एक अमरोहा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर, वहां भी जमानत जब्त हुई थी। तो जो लोग जमीन पर जीरो हैं, उनको ये मीडिया अपने सिर माथे पर उठा करके नाचता है, इनको रखता है, और ये लोग अपने बयानों से माहौल खराब करते हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो पूरी हुड़दंगी ब्रिगेड है, जो देश का विकास का मार्ग बाधित करती है, जो बदअमनी फैलाती है, जो किसी भी रोड को जाम करके बैठ जाती है, क्योंकि सुपारी लेती है किसी ना किसी पार्टी से, किसी ना किसी नेता से, और ऐसे नेताओं से, ऐसी पार्टियों से सुपारी लेकर के ये प्रायोजित आंदोलन छेड़ते हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं, उत्साहित नेता नहीं रह गए हैं, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई मिशन भी नहीं है। जो जनता के द्वारा बार-बार ठुकराए जा चुके हैं, ऐसे लोगों के किराए पर ये हायर होते हैं और ये आंदोलन करते हैं उनके लिए। और जो इकोसिस्टम है हमारे देश का, जो लुटियन मीडिया है और उसके जो स्वनाम धन्य कुछ चेहरे हैं, वो सब इनको किस तरीके से अपना प्राइम टाइम का समय भी देते हैं और दर्शकों तक इनकी बकवासबाजी पहुंचाते हैं, ये अब किसी से दबा छिपा नहीं है। अच्छा, इस चुनाव में जो अभी महाराष्ट्र का हुआ है, इसमें कौन हीरो है और कौन जीरो है, ये भी तो मतदाताओं ने बताया है। अब जरा देखिए, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, उसके बाद से ये महाविकास आघाड़ी के घटक दल और इनके नेता किस तरह कॉलर खड़े करके मीडिया हाउसेज में आते थे, कैमरों पर आते थे, किस किस तरह की बातें कर रहे थे। इनको लग रहा था कि अब तो ये पक्का राज्य की सत्ता में वापस आएंगे। ठीक उसी तरीके से इनको भी वहम हो गया था, और वहम की कोई दवाई होती भी नहीं है। पुराने जमाने में एक कहावत थी कि हकीम लुकमान के पास भी शक और वहम की कोई दवाई नहीं है। चूंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भी 5 सीटें घट गई थी 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वहां भी कांग्रेस के सो कॉल्ड हाई कमांड को ये वहम हो गया था, वहम की बीमारी हो गई थी कि अब तो हम सत्ता में आ ही रहे हैं। इसलिए वो जलेबी और पता नहीं क्या-क्या, राहुल गांधी और उनकी बहन जी भी आखिरी टाइम में कितना पसीना बहा रही थी, ताकि ये श्रेय लिया जा सके कि हमने चूँकि मेहनत की है हरियाणा में, इसलिए कांग्रेस सत्ता में आई है। लेकिन वहाँ भी कांग्रेस के इस शीर्ष नेतृत्व का पब्लिक ने वहम निकाल दिया, और महाराष्ट्र में भी यही हुआ। जो 31 सीटें जीत गए थे 48 में से, उनका वो हाल किया है पब्लिक ने कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। लेकिन कोई भी अगर किन्हीं कारणों से अधिक सीटें जीत जाए और फिर कॉलर खड़े करके
बदजुबानी पर उतर आए, चैलेंज करना शुरू कर दे और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को भी गाली-गलौज करना शुरू कर दे, तो उनका फिर जनता वैसा ही उपचार करती है, वैसी ही शिक्षा देती है जैसी हमने हरियाणा में और महाराष्ट्र में देखा है। शरद पवार 10 सीटों पर आ गए। पिछले चुनाव में 2019 में 54 सीटें जीती थी और शरद पवार ने भी बारामती जीतने के बाद, उनकी बेटी की विजय के बाद कुछ बड़बोलेपन के परिचय दिए थे, कुछ एरोगेंसी उनकी बेटी में दिखाई दे रही थी, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी और महाराष्ट्र में भी। और संजय राउत, उद्धव ठाकरे, जो एकनाथ शिंदे और उनके साथियों को गद्दार से कम तो बोलते ही नहीं थे, गद्दार बोलते थे, पार्टी चुरा ली, सिंबल चुरा लिया, हमारा ये सब। और चुनाव आयोग भी फैसला दे चुका था, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका था, इसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उसके बाद से तो इनकी बदजुबानी और ज्यादा बढ़ गई थी। और मीडिया तो है ही इनको हाईलाइट करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को इस बार जनता ने सबक सिखाया है। 25 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, तो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साहब, कुछ हुड़दंगी हैं, भले ही उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन हुड़दंगी कहकर के ही कांग्रेस को, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को उन्होंने इंगित किया कि कुछ हुड़दंगी हैं जो अपने स्वार्थों के वश पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट को बंधक बना लेते हैं। लेकिन पब्लिक इस चीज को नोट करती है, उनकी तह बना करके रखती जाती है और जब समय आता है तो हिसाब किताब कर देती है। और उन्होंने स्पेशली ये कहा कि जो 80-80, 90-90 बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे लोग कोई सीख लेने को तैयार नहीं, कोई सबक लेने को तैयार नहीं, लेकिन अब जनता ने उनको पहचान लिया है और उनका अब उपचार करने में जनता लगी हुई है। जिन योगेंद्र यादव का मैं नाम ले रहा था, इन्होंने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के समय एक जगह भाषण देते हुए ये कहा था कि साहब, मैं चूंकि सेफोलॉजिस्ट भी रहा हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि योगेंद्र जी, हरियाणा में क्या होने वाला है। तो मैं उनसे कहता हूं कि कांग्रेस की लहर है। फिर पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस की आंधी हो सकती है। और कोई मुझसे और कुरेदता है तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ जब चुनाव के नतीजे आए। इस महाराष्ट्र के चुनाव के प्रचार के दौरान वो अकोला पहुंचे थे, मीडिया से इंटरेक्शन करने के लिए, कुछ लोगों को संबोधित करने के लिए। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि साहब, वही अब धुरी हैं, वही सलाहकार हैं। और चूंकि ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सलाहकार की भूमिका में भी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के समय दिखाई दिए थे, तो इनको बड़ी भारी गलतफहमी थी। अकोला में डॉक्टर अंबेडकर के पोते के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी, कुर्सियां वुर्सियां फेंक दी, इनको धक्का मुक्की करके और वहां से बाहर फेंक दिया जहां ये संबोधित करने के लिए गए थे। आपने एक बात आश्चर्यजनक तौर पर नोट की होगी, जो कुछ इनके साथ हुआ उस पर कांग्रेस समेत किसी भी मोदी विरोधी दल के नेता ने इनके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। और जिन्होंने धक्का मुक्की की थी
उनकी निंदा करने का भी उन्होंने कोई उपक्रम नहीं किया, कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं की। और योगेंद्र यादव सिरे से गायब हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये योगेंद्र यादव हों, राकेश टिकैत के तो सुर बदल रहे हैं। किसी ने अभी एक दिन पहले उनसे ये पूछ लिया कि ये जो संभल में विवाद चल रहा है, सर्वे को लेकर के जिस तरह के ऑब्जेक्शन किए गए, पथराव हुए, तमाम वहाँ कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? आश्चर्यजनक रूप से राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो इस पक्ष में हैं कि साहब सर्वे करा लिया जाए और जो जिसकी जगह है, ज़मीन है, स्थान है, वो उसके सुपुर्द कर दिया जाए। ये वही राकेश टिकैत है जो औरंगजेब की मजार पर जाकर के मत्था टेक रहे थे और जिन्होंने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में, सौरभ शर्मा के प्रोग्राम में बैकग्राउंड में राम मंदिर की तस्वीर लगाने पर झगड़ा कर दिया था और ऊंचे आवाज में उनको दबाने की कोशिश की थी। सौरभ शर्मा भी चूंकि मुजफ्फरनगर से ही हैं, इसलिए उन्होंने तो इनको लंबा कर दिया था कि आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान की तरह रहिए, इस तरह से हावी होने की कोशिश मत करिए। एक नाम अगर मैं और नहीं लूंगा तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी, अ, आपके अरविंद केजरीवाल, ये पन्नू, सन्नू और जितने भी लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, उन्होंने इन तथाकथित आंदोलनकारियों को, आंदोलन जीवियों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ दिल्ली में बैठाया था 13 महीने तक। उसी तरीके से महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल को ओकेशनली जब उनको जरूरत महसूस होती है, शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को, तो उसको आगे करके वो धरने पर, प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठा देते हैं ताकि मराठा आरक्षण का एक माहौल बना करके भारतीय जनता पार्टी को और जो इस समय सत्ता में महायुति की सरकार है उनको बैकफुट पर डाला जाए, बदनाम किया जाए और मराठा समुदाय को इनके खिलाफ किया जाए। ये जरांगे ने पहले कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये पीछे हट गए, यानी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि क्यों पीछे हटे? अगर दम है, अगर लोकप्रियता है, अगर इनको खुशफहमी है कि मराठा वोट मुझे मिल जाएंगे तो चुनाव लड़ते, लेकिन वो नहीं लड़े। इन चुनाव परिणामों ने जो आए हैं, जरांगे जैसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम कर दिया है। मराठा समुदाय के वोट एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को मिले हैं। उद्धव ठाकरे को नहीं गए, शरद पवार को नहीं गए, कांग्रेस पार्टी को नहीं गए। तो ये जो चुनाव नतीजे आए हैं, इन्होंने ऐसे तमाम लोगों के दिमाग ठिकाने लगाए हैं, उनको बोलने लायक नहीं छोड़ा है, जिनको बुला बुला करके ये मीडिया हाउस और टेलीविजन चैनल हीरो की तरह पेश करते हैं। यानी जो जमीन पर जीरो हैं, वो भारतीय मीडिया के लिए हीरो बने हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।